नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। अखिलेश यादव मुंबई यात्रा पर हैं। ये वही मुंबई है जहां पर कुछ दिन पहले शरद पवार जैसे दिग्गज और माहिर सियासतदान की पार्टी एनसीपी का एक धड़ा तोड़कर बीजेपी ने अपने आप में मिला लिया था। और एनसीपी में हुई उस तोड़फोड़ के बाद चर्चा होने लगी क्या यूपी में भी एनसीपी वाला मॉडल दोहराया जाएगा, और अगर यूपी में दोहराया जाएगा तो वो किस पर लागू होगा? वो लागू होगा अखिलेश यादव के गठबंधन पर, और उस गठबंधन के साथ ही आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर। मोटी बात यह कि पिछले कई दिनों से लगातार यह चर्चा चल रही है कि क्या अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगे जयंत चौधरी, और अगर वो अखिलेश यादव का साथ छोड़ेंगे तो क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे। ये तमाम चर्चाओं के बीच हालांकि नेताओं से जब बात की जाती है तो सूत्र कुछ और कहते हैं, कैमरों पर कुछ और बातें सामने आती हैं। मसलन जब कुछ दिन पहले इसी मुद्दे पर माफ कीजिएगा, जयंत चौधरी से बात की गई तो जयंत चौधरी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। जरा सुनिए क्या कहा था जयंत चौधरी ने। आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? ये बीजेपी और राजभर कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होगा? उनके कहने से क्या होगा? बिहार में पटना में जो बैठक हुई, अगले दौर की जो बातचीत होंगी मैं उसमें शामिल हूँ। तो सुना आपने, कह रहे हैं कि क्या मैं नया सूट सिलवा लूं, या फिर साफ तौर पर मना कर रहे हैं बीजेपी में जाने से। दरअसल ये चर्चा इसीलिए शुरू हुई कि एनसीपी में टूट के बाद लोग ये कहने लगे, एनडीए गठबंधन के लोग ये कहने लगे कि अब जयंत चौधरी भी हमारे बीच आएंगे। कुछ सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स आई कि दिल्ली में एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री से जयंत चौधरी की मुलाकात हुई है, और उसमें आगे के गठबंधन को लेकर कुछ बातें, कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। लेकिन इन तमाम बातों की पुष्टि नहीं है। एक चर्चा तब उठी जब 23 जून को बहुत ही विपक्ष की हाई प्रोफाइल बैठक, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में थी, 23 जून को पटना में वो बैठक हुई और वहां भी जयंत चौधरी नहीं पहुंचे। अखिलेश यादव वहां थे, जयंत चौधरी नहीं पहुंचे। उन्होंने एक चिट्ठी भेजी और कहा कि मैं विदेश में हूं अपने किसी घरेलू काम से, लेकिन साफ तौर पर राजनीतिक गलियारों में खुसर फुसर तो होनी ही थी। अब हाल ही में जयंत चौधरी ने फिर एक शिगुफा छोड़ा। उन्होंने एक ट्वीट किया जो अपनी स्क्रीन पर आप देखेंगे। वो ट्वीट था खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी और खीर की बात की। अब खिचड़ी को आप जो मर्जी समझ लीजिए, खिचड़ी को समझ लीजिए वो विपक्षी दलों की खिचड़ी है, खीर को आप समझ लीजिए सत्ता की खीर है, बिरयानी को कुछ भी समझ लीजिए। वो अंदाजे लोग लगाने लगे और इस ट्वीट के बाद फिर ये चर्चा छिड़ गई कि जयंत चौधरी क्या करेंगे। तो जयंत चौधरी का रुख समझने के लिए, जानने के लिए मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक। केपी मलिक से हम समझेंगे जयंत की पॉलिटिक्स, जयंत की पार्टी के अंदर की बातें। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर पवन शर्मा जी, और कुमार अभिषेक जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं, एडिटर हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं मलिक साहब आप ही के पास आता हूं। क्या चल रहा है जयंत के दिमाग में और क्या चल रहा है उनकी पार्टी में, जरा बताइए हमें। नीरज जी, जो चर्चा चल रही है पिछले कुछ दिनों से कि जयंत चौधरी भाजपा में जा सकते हैं, तो इसमें क्या अनोखी बात है और क्यों गलत लग रहा है लोगों को? मेरे हिसाब से तो जयंत चौधरी को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको सहसम्मान ले रही है। भारतीय जनता पार्टी में जयंत चौधरी जाएं, कृषि मंत्री बने, किसानों के, समाज के मुद्दों को आगे बढ़ाएं, किसानों को एमएसपी दें। किसानों की जो मांग लगातार रही, आपने देखा कि 1 साल से ज्यादा किसानों का धरना प्रदर्शन चला, वो अपनी मांगों पर अडिग रहे। उनकी मांग अगर कोई पूरी कर सकता है तो वो जयंत चौधरी कर सकते हैं। और राजनीति में हर व्यक्ति सोचता है कि वो सत्ता के साथ रहे, तो जयंत चौधरी अगर आज सत्ता की बात कर रहे हैं तो इसमें बुराई कहाँ है? दूसरी चीज ये है कि जयंत चौधरी अपने आप तो नहीं आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो तो बीच बीच में कुछ लोग उनके चर्चे चलाते रहते हैं। और आज जहां चर्चा हो रही है जयंत चौधरी की, या राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है, तो मुझे इसमें कोई बुराई नजर इसलिए नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल के साथ तो नई बात नहीं है।
चौधरी चरण सिंह भी चौधरी अजीत सिंह भी कृषि मंत्री रहे हैं वाजपेयी जी की सरकार में। और जब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है तो राजनीतिक नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं। आप अगर देखेंगे पिछले 25 साल का इतिहास निकालेंगे तो सर्वाधिक एमएलए, सर्वाधिक एमपी राष्ट्रीय लोकदल के अगर आए हैं तो भाजपा के गठबंधन के साथ आए। और क्यों ना हो, मोदी जी का कल नहीं आएंगे इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। योगी जी 4 साल के लिए यूपी में हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है तो हमें लगता है कि जयंत चौधरी को कृषि मंत्री बनना चाहिए और उत्तर प्रदेश में भी उनके कुछ मंत्री आने चाहिए। देखिए नीरज जी, आप देखेंगे कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो काफी दिन तक सत्ता से दूर रहता है तो उसके जो कार्यकर्ता है वो छिटक जाते हैं। कार्यकर्ता को बांधे रखने के लिए, अपने समाज के, अपने जो वोटर हैं उसका काम करने के लिए आपको सत्ता में आना ही पड़ेगा। आज के तमाम सियासी दल हैं उसमें आप काफी नाम ले सकते हैं। आपको याद होगा हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा, जहां पे दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ा और बाद में जब सत्ता आई तो आज सत्ता बहुत अच्छी दोनों की चल रही है। अगर आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो आपका कार्यकर्ता चला जाए। आप बिहार की बात करें, जिस नीतीश की बात हम आज कर रहे हैं, क्या नीतीश जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार नहीं चला रहे? तो जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में ना जाए इसका कोई उन्होंने ठेका ले रखा है? जहां उनको सियासी फायदा मिलेगा, जहां वो अपने समाज के लिए, जहां वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं, उनको वो कदम जरूर उठाना चाहिए। मैं मोटी मोटी 3-4 बातें नीरज जी कह सकता हूं कि अगर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जाटों को आरक्षण मिल सकता है, जो कई साल से जाट आरक्षण जाटों को नहीं मिला है। हालांकि कांग्रेस में चौधरी अजीत सिंह ने समझौता इसीलिए किया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उनको जाट आरक्षण देने की बात कर रही थी, हरित प्रदेश पे बात कर रही थी, तब चौधरी साहब ने गठबंधन कांग्रेस के साथ किया था। तो वही गठबंधन आज हो कि जाटों को आरक्षण मिले, हरित प्रदेश की बात हो, किसानों को एमएसपी मिले, इस शर्त पर जयंत चौधरी को जरूर जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी मलिक साहब, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं अपने दर्शकों को कि उन्हें नहीं ऐसा हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हम इस बात पे मंथन कर रहे हैं कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो क्या परिस्थितियों के तहत जा सकते हैं, और नहीं जाएंगे तो क्या परिस्थितियों के तहत जा सकते हैं। तो मैं कुमार अभिषेक, मैं आपके पास आना चाहता हूं। केपी मलिक ने जो बातें कही कि जयंत चौधरी को जाना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत सारे अगर हैं। अगर उन्हें कृषि मंत्री बना दिया जाए और वो जाएंगे तो हरित प्रदेश की मांग, जाटों का आरक्षण, लेकिन बीजेपी के साथ जाने वालों में तो अगर आप 2-4 नामों पर नजर डालें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए, क्या अपनी शर्तों पर जा सके, और अगर गए भी थे तो क्या वो शर्तें मानी गई? जितिन प्रसाद यूपी में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, लेकिन कहां कभी कभार अखबार के 6-7वें पेज पे कोई बयान नजर आ जाता है। तो जयंत चौधरी के लिए ये अगर जो है, ये बीजेपी के साथ जाने के लिए इस अगर की गुत्थी को सुलझाना इतना आसान है क्या? देखिए नीरज, मुझे लगता है कि ये सवाल इस वक्त बड़ा मुश्किल है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। देखिए, एक तबका चाहता है कि वो चले जाएं, और मेरा मानना है कि जयंत चौधरी भी चाहते हैं कि एक चर्चा चलती रहे। और अगर वो चाहते हैं तो चाहने के बड़े अर्थ हैं। चाहने का अर्थ यह है कि उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। चाहने के का अर्थ ये भी है कि एक जो बड़ा तबका चाहता है कि वो बीजेपी के साथ जाएं, वो भी थोड़ा संतुष्ट रहता है, क्योंकि उनके पास जो खेमे हैं उसमें या तो एकदम से एंटी मोदी या फिर कुछ प्रो मोदी के लोग हैं, तो प्रो बीजेपी जो चाहते हैं कि आए। जैसा कि मलिक साहब ने कहा कि उनको आना चाहिए और उनको कृषि मंत्री बनना चाहिए, या फिर उनके लोगों को उत्तर प्रदेश में सरकार में आना चाहिए। तो एक धड़ा है जो इस लाइन पर बातें करता है। और वो जयंत चौधरी को ऐसा नहीं कि जयंत चौधरी कहते हैं भैया नहीं, इस धड़ा की मैं बात नहीं सुनूंगा, मैं उसकी भी सुनूंगा, लेकिन करूंगा क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है। अब देखिए, जो बयान आपने सुनाया, इसको करीब करीब 4-5 दिन हो गए जब उन्होंने कहा था कि तो आप क्या चाहते हैं, मैं सूट सिलवा लूं, यानी कि मैं मंत्री बन जाऊं, मैं मंत्रिमंडल में शामिल हो जाऊं। उन्होंने सीधा सीधा वो बात एक तरीके से इशारा कर दिया, या फिर ये भी इशारा कर दिया कि उनके पास मंत्रिमंडल में जाने के ऑफर हैं। तो अपने एक बड़े धड़े को जो चाहता है कि बीजेपी के साथ जाए, उसको उन्होंने संतुष्ट किया, उसको उन्होंने इशारा किया। दूसरी बात, उसी मीडिया बाइट में उन्होंने ये भी कहा
कि मैं नहीं जा रहा, मैं जो अगली मीटिंग हो रही है विपक्ष की उसमें जाऊंगा। यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं विपक्ष के साथ हूं। अगर आप फिर और भी बयान देखें तो जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि हमें समाजवादी पार्टी के आगे सोचना चाहिए कि हम समाजवादी पार्टी के आगे हम किस तरफ जाएं, कांग्रेस को लाएं। यानी कि मेरा मानना है कि ये जा रहे हैं कि नहीं जा रहे बीजेपी के साथ, ये इस वक्त उन्हें भांपना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी जयंत चौधरी कोई स्टैंड तुरंत बदल लेंगे कि 2019 में 2022 में वो सपा के साथ रहे। अभी हाल हाल तक वो चुनाव लड़े हैं और अचानक से 2024 के चुनाव के पहले वो पूरी तरीके से भाजपा में जाकर के शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कोई ऐसा इंडिकेशन अभी तक खुल करके कभी नहीं दिया कि वो भाजपा जा रहे हैं। मेरा अपना अभी का मानना यह है कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी कंस्टिट्यूंसी क्रिएट की। वो चीजें लेकर के आए कि जो जो जाट और मुस्लिम के बीच की जो दूरी थी वो उन्होंने भरा है और एक नई राजनीति उन्होंने शुरू की है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उनका दल और वो एक ध्रुव की तरह रहे जिसके आसपास दूसरी पार्टियों की सियासत हो। अगर वो कोई गठबंधन बनता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो उसको नेतृत्व करें। इस तरह का एक उन्होंने माहौल बना दिया है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी के खिलाफ की कोई भी शिकायत होगी तो कोई भी बात होगी तो उसमें सेंटर में हमेशा से रहेंगे तो जयंत चौधरी ही रहेंगे, उन्हीं के इर्द गिर्द सियासत करनी होगी। लेकिन दूसरी बात भी जो हो रही है कि वो बीजेपी जा सकते हैं, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं दबाव की एक पॉलिटिक्स है। 2024 में अगर जो चुनाव होगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें अपनी वो कैसे लें, अपने लोगों के लिए वो क्या करें। लेकिन ये भी बात फैक्ट है कि समाजवादी पार्टी से वो सहज नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ असहज होने का मतलब ये नहीं है कि जो मेरा अपना मानना है कि वो सीधे सीधे भाजपा के साथ चले जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे और बीजेपी के साथ सरकार में चले जाएंगे। ये जरूर है जैसा मलिक जी ने कहा कि भाजपा के साथ जब जब गए तब तक उनको फायदा हुआ है, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, ज्यादा सीटें जीत करके आए हैं। तो ये एक पैरेलल थिंकिंग पार्टी में है। लेकिन उस पैरेलल थिंकिंग को मूर्त रूप देता हुआ मैं फिलहाल नहीं देख रहा हूं। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि भाई चावल ही खानी है तो खीर क्यों ना खाई जाए, लेकिन अब उनकी पत्नी का भी आप देख लें कि किसी सूरत में विपक्ष के साथ नहीं जाएंगे। तो एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्थिति बना के रखी गई है। मुझे लगता है कि वो चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते तो इन सबों के बाद बड़ा क्लियर कर सकते थे कि भाई मैं नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं विपक्ष के साथ बहुत अडिग हूं और अड़ा हुआ हूं, मैं विपक्ष के साथ ही रहूंगा। वो इसको क्लियर भी नहीं कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि एक उन्हें लेकर के कंफ्यूजन बना रहे ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती रहे। लेकिन पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते मुझे लगता नहीं है कि वो तुरंत ये डिसीजन लेंगे कि ठीक है आज मैं अब बीजेपी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहा हूं और मैं कृषि मंत्री बन रहा हूं। मुझे लगता है कि मेरे गले फिलहाल ये चीजें नहीं उतर रही। मुझे लगता है भी वो विपक्ष में रहेंगे। जी बिल्कुल। तो प्रोफेसर पवन, आपसे अगर मैं ये समझना चाहूं कि सवाल खड़ा हुआ कि भाई जयंत चौधरी क्या करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि खिचड़ी खाओ, पुलाव खाओ, बिरयानी खाओ, जिसे जो पसंद है वो खाओ, लेकिन फिर वो उसके साथ एक और ट्वीट करते हैं लेकिन चावल खाने ही है तो फिर खीर खाओ। तो वो क्या कह रहे हैं? वो ये खीर से तो सीधा सीधा सत्ता से ही जोड़ के देख रहे हैं लोग। आपको क्या लगता है कि जयंत चौधरी क्या इशारे कर रहे हैं? जी जी हाँ, बिल्कुल रजत भाई। खीर से अभिप्राय तो सत्ता का जो नैकट्य है, सत्ता के साथ जो निकटता है उससे निकलता है ना। खिचड़ी, बिरयानी या पुलाव वो सत्ता के निकट की बातें नहीं है। एक तो ये। दूसरा मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान में होगा उत्तर प्रदेश में 1967 में संवित सरकार बनी थी। उस सरकार में चौधरी साहब यानी बड़े चौधरी चरण सिंह साहब ने उत्तर प्रदेश की सरकार का नेतृत्व किया था और उस सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में स्वर्गीय रामप्रकाश गुप्ता जी रहे थे। दीनदयाल उपाध्याय जी उस समय भाजपा के अध्यक्ष हो गए थे अंतिम दिनों में। तो एक तो ये ध्यान में रखना चाहिए जयंत चौधरी जी को कि भाजपा और पूर्ववर्ती जनसंघ के साथ उनकी विरासत का संबंध है। उस विरासत को वो संभालें और खीर की बात करते हैं तो विरासत के साथ संबंधों को पुख्ता कर ही खीर की बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक
दूसरी बात, क्योंकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही मेरी कार्यस्थली है, तो दो बातें वहां पर देखने में आती हैं। एक तो इनके सामने 2014 में भी ये अवसर आया था, तब चौधरी अजीत सिंह जी भी जीवित थे और राजनीति में बड़ी सक्रिय भूमिका में थे। और 2014 में इनके पास ये अवसर था कि ये भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते तो निश्चित ही इनके पाले में 5-7 एमपी आ जाते 2014 में, लेकिन इन्होंने वह अवसर गंवा दिया, चूक गए। और 2014 में इनके पास एक भी सीट पार्लियामेंट में नहीं रही। फिर इनके पास 2017 में भी अवसर आया, ये तब भी चूके। 2019 में भी आया, ये तब भी चूके। और अब 2022 में भी ये इस अवसर को चूक चुके हैं। मैंने आपसे कहा कि मेरी कार्यस्थली पश्चिम उत्तर प्रदेश है, तमाम लोगों के संपर्क में मैं आता हूं। वहां पर जो इनका, जिसको हम बोलते हैं कमिटेड वोटर्स, वह चाहता है कि ये सत्ता का हिस्सा बने, लेकिन 2-3 बड़ी विसंगतियां हैं। एक तो ये कि सत्ता का हिस्सा बनने के लिए जो इनका कमिटेड वोटर्स है वो चाहता भी है और उसको लगता है कि बिना सत्ता का हिस्सा बने इनके पास में वो अवसर नहीं उपलब्ध हो पाएंगे जिन अवसरों के माध्यम से दोबारा आरएलडी को वो दम भर पाए जो 2014 से पहले था इनके पास। तो वो अवसर इनको तलाशना चाहिए। और ये अजब संयोग है कि भाजपा ने इनको 2014 से लेकर 2022 तक हमेशा इनको अपने साथ लाने का प्रयत्न किया है। तो यदि मैं कहूंगा कि जो मजे हुए राजनेता का स्वभाव होता है वह यह रहता है, जैसा अभी आपने भी कहा कि यदि लंबे समय तक सत्ता से दूर कोई पार्टी रहती है तो उसका जो कमिटेड वोटर्स है वो तो रहता है, लेकिन वो वोट परिणामकारी नहीं हो पाता। हम देख रहे हैं 2019 के चुनाव में इनका जो कमिटेड वोट था वो तो इनको पड़ा, लेकिन एक भी सीट निकालने में ये ना बागपत से सीट निकाल पाए ना मुजफ्फरनगर से निकाल पाए। तो जो परंपरागत सीट थी वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इनको ये निर्णय लेना चाहिए कि हमें गठबंधन के साथ, उस गठबंधन के साथ रहना है जो सत्ता की अगुवाई कर रहा है। तो आज की तारीख में वो भाजपा है और इन्हें भाजपा के साथ अपने समीकरण बिठाने चाहिए। और भाजपा के साथ जो इनके संकेत इनको मिलते हैं या जो संकेत ये बार बार देते हैं उन संकेतों को समझकर उसके अनुसार। और दूसरा विषय यह है कि जो इनका कमिटेड मतदाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसने 2014 के बाद से अनेक समीकरणों को बनते और बिगड़ते देखा है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक और विकास के नए प्रतिमान भी जो विकसित हुए हैं उनसे भी इनका जो परंपरागत वोटर है वो किसी एक स्थैर्य की अवस्था को प्राप्त हुआ है। तो मुझे लगता है कि इनको ये संशय की बात को छोड़कर एक निर्णय लेना चाहिए और उस निर्णय के आधार पर अपना जो राजनीतिक भविष्य है वो सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जो संशय की जो इनकी अवस्था है, मुझे लगता है उसमें कहीं राजनीतिक, जिसको पॉलिटिकल स्पेस बोलते हैं, वो कहीं आड़े आ रहा है। क्योंकि पिछले 9-10 सालों में भाजपा में भी एक इनके परंपरागत वोटर ने अपना स्थान बनाया है। इनके परंपरागत वोटर से भी भाजपा में एक बड़ी लीडरशिप स्थित बड़ी तेजी के साथ विकसित हुई है। आज हम देख सकते हैं भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, चौधरी समाज से आते हैं। भाजपा के 2-3 पश्चिम उत्तर प्रदेश से कई सांसद उसी समाज से आते हैं। सक्रियता ने भी उनको एक स्थैर्य प्रदान किया है, मंत्री हैं वहां पर। तो मुझे लगता है कि जयंत चौधरी जी को इन सब विषयों को ध्यान में रखकर अपनी स्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए और 2022 में निश्चित ही भाजपा के साथ आने में इनको राजनीतिक लाभ मिलेगा और इनकी राजनीतिक स्थिरता की जो गति है वो भी इनको प्राप्त होगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जनमानस मुझे लगता है कि ऐसा चाहता है। बाकी चौधरी साहब जो तय करेंगे होगा तो वही, लेकिन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की मानसिकता है वह चाहती है कि चौधरी साहब को भाजपा के साथ गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। इससे इनकी लोकसभा में संख्या बढ़ेगी और एक मजबूत गठबंधन पश्चिम उत्तर प्रदेश में हर दृष्टिकोण से, जैसा भी मलिक साहब कह रहे थे, वो हर दृष्टिकोण से इनके लिए लाभकारी रहेगा।
ऐसा मुझे राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते लगता है। जी प्रोफेसर, हम आपसे सवाल लेकर अभी तक जो एक राय बनी है हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की, वो इस ओर इशारा कर रही है कि जयंत चौधरी को बीजेपी का दामन थाम लेने में उनकी ज्यादा भलाई है। मैं केपी मलिक साहब आपसे सवाल लूं उससे पहले, चूंकि हम लोग यूट्यूब पर लाइव हैं अपने कार्यक्रम के साथ, हमने दर्शकों के लिए एक पोल पूछा है यूट्यूब पर कि किसके साथ जाएंगे जयंत चौधरी। दो ही ऑप्शन है उनके सामने, बीजेपी और विपक्ष। तो हमारी अपील है दर्शकों से कि अपना वोट दें और लास्ट में नीरज जी जब कंक्लूड करेंगे तो इसका परिणाम बताएंगे। मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ना चाहूंगा अपने दर्शकों के। रोहित गोयल साहब हैं जो लिख रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने में फायदा है। एक हमारे दर्शक हैं डॉक्टर बीर सिंह सहरावत, जो वो लिख रहे हैं कि जयंत इज ए पोलाइट एंड सॉफ्ट स्पोकन। वो ये कह रहे हैं कि जयंत रिमेन विथ अपोजिशन विथ कांग्रेस, कि जयंत अपोजिशन में रहेंगे, बट एक साथ से वो भी लिख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ विपक्ष में रहेंगे। हालांकि वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनकी जयंत से पिछले महीने बातचीत हुई थी और जयंत ने डॉक्टर साहब के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर बीर सिंह सहरावत का दावा है कि पिछले महीने जयंत चौधरी ने उनसे निजी तौर पर कहा है कि वो विपक्ष के साथ रहेंगे। केपी मलिक साहब, मैं आपके पास आता हूं इसी सवाल के साथ कि जब जयंत चौधरी इतने फायदे में हैं बीजेपी के साथ जाने में, और लगातार वो 2014 की हार, 17 की हार, 19 की हार और अब 22 की हार, ये 4 हार वो झेल चुके हैं, तो उनको फैसला लेने से रोक कौन रहा है? जब जनमानस कह रहा है कि आप बीजेपी के साथ जाओ, चुनावी परिणाम बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने में फायदा है, मंत्री पद का ऑफर उनके पास है, तो कौन सी सियासत है जो जयंत चौधरी को रोक रही है? इस पर जरा प्रकाश डालिए। देखिए, मुझे लगता है कि जयंत चौधरी के जो भारतीय जनता पार्टी में जाने से रुकावट है, वो कुछ जो पुराने उनके परंपरागत वोटर हैं, परंपरागत नेता हैं, उनको लगता है कि अगर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो जो मुस्लिम वोटर है वो छिटक सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस समाज से जयंत चौधरी आते हैं, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने भी अभी कहा, वो वोट तो बदल गया है। और आप ये देखिए कि जो युवा वोटर है, या जाट समाज का या किसान समाज का युवा वोटर भी है, उसका भी झुकाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिसके नतीजे आप देखेंगे कि 2019 के चुनाव में 3 महत्वपूर्ण पार्टियों का गठबंधन होने के बावजूद आप 3 सीटें मिली और 3 में से 1 भी नहीं जीत पाए। तो ये दर्शाता है कि आपका समाज भी पूर्ण रूप से आपके साथ नहीं है। मेरा मानना यह है कि जयंत चौधरी को यह समझना चाहिए कि आज का युवा क्या चाहता है। अभी जयंत चौधरी की पार्टी के 9 एमएलए हैं। मेरी पिछले दिनों कई एमएलए से बात हुई है, क्योंकि मैं लंबे समय तक चौधरी अजीत सिंह के साथ भी रहा हूं, उनसे मेरा आदान प्रदान विचारों का भी होता रहा है। जयंत चौधरी से मेरी बात थोड़ी कम होती है, लेकिन विधायकों से पार्टी में मेरा बहुत अच्छा नेटवर्क है, बातचीत होती है। मेरी लगभग 80% विधायकों से उनके बात हुई है। उनमें भी विधायकों की मात्रा ज्यादा है जो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई चक्रव्यूह चलाना पड़े तो सबसे पहले यही पार्टी धराशायी होगी, क्योंकि 4 एमएलए तो उधार के ही हैं इसमें, जो समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन इनके चिन्ह पे लड़े हुए हैं। बाकी 1 या 2 एमएलए बचेंगे राष्ट्रीय लोकदल में, बाकी निकल लेंगे बीजेपी में। आप याद करिए 2017 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल का मात्र 1 विधायक जीत के आया था और चंद महीनों में वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। तो इससे इस सारी चीजों को देखते हुए जयंत चौधरी को निर्णय लेना चाहिए कि आज वो पुराना मतदाता नहीं है। और जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने भी इस समाज में लीडरशिप को बढ़ाया है। लगातार संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से मंत्री हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हराया। ये छोटी बात नहीं है। और जयंत चौधरी को हराने वाले जो सत्यपाल सिंह हैं बागपत से, वो भी चंद महीने मंत्री रहे थे। तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि जयंत चौधरी अगर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो उनसे बड़े नेता जयंत चौधरी होंगे, और जयंत चौधरी वेस्टर्न यूपी को चलाएंगे, चाहे कितनी भी लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के पास इस समाज की हो। तो ये सारी चीजें समझते हुए, वोटर के मतदाता के हितों को समझते हुए जयंत चौधरी को निर्णय लेना चाहिए। ये खाली मेरी ही मंशा नहीं है, या मेरी ही ये कोई ऐसी सोच नहीं है। ऐसी सोच इनके जो परंपरागत वोटर हैं पुराने, वो भी
और उनके जो नए वोटर आए उनकी सोच भी यही है, और उसमें से कई युवा भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं जिनको यहाँ सम्मान नहीं मिल पा रहा है, या जिनको ये लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल अगर बाहर रहता है। और देखिए, आप एक चीज और भी करेंगे कि कोई ऐसा तो कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश से या प्रदेश से बाहर होने जा रही है और किसी नई सरकार समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की बनने जा रही है। अभी ऐसा भी कोई दावा तो दिखाई दे नहीं रहा है। तो सियासी दलों में हालांकि इस सियासत में तरह की, संभावनाएं तो हमेशा शेष रहती है ना। जी तो बीजेपी का भी नहीं कर सकते हैं फली साहब। नहीं, दावा कोई नहीं कर रहा है, लेकिन फिलहाल तो सरकार है ही ना, तो फिलहाल तो मंत्री बनेंगे ही। और मंत्री की जो हनक होती है क्षेत्र में, वो तो सभी चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर लंबे समय तक आप सत्ता से दूर रहेंगे तो आपका कार्यकर्ता छिटक जाएगा। इस चीज का डर सियासी दलों में बना रहता है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ नीरज जी, कि देखिए, समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से व्यवहार कर रही है, आप देखेंगे, अब मुजफ्फरनगर बहुत महत्वपूर्ण सीट राष्ट्रीय लोकदल के लिए है, लेकिन वहां पे अखिलेश यादव ने हमारे जो दोस्त हैं हरेंद्र मलिक, उनको कह दिया है कि आप तैयारी कीजिए, और जयंत चौधरी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो जयंत चौधरी को कहीं ये भी लगता है कि अखिलेश यादव हमारे खिलाफ तो कोई इस तरह की रणनीति तैयार नहीं कर रहे हैं। और ये अखिलेश को भी सोचना चाहिए कि वेस्टर्न यूपी में चाहे कुछ भी हो, अखिलेश यादव उस प्रकार से मजबूत नहीं है जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोकदल वेस्टर्न यूपी में मजबूत है। जयंत ने 1 जुलाई को बर्थडे विश भी नहीं किया था अखिलेश को। नहीं, कहीं ना कहीं वो नाराजगी, वो तलखी आपस में इसी वजह से बनी हुई है। अगर आप देखेंगे, राज्यसभा में आने के बाद राज्यसभा भी इतनी आसानी से अखिलेश ने उनको नहीं दी थी, और राज्यसभा में आने के बाद ये लगातार तलखी बनी हुई है, और ये तलखी दोनों ओर से बढ़ रही है। अखिलेश यादव ने भी इस तलखी को कम करने की कोशिश नहीं की है, जयंत चौधरी ने भी कम नहीं की है। जयंत चौधरी को लगता है कि खाली हमारी आवश्यकता नहीं है, जितनी जयंत चौधरी की आवश्यकता है इतनी अखिलेश की भी आवश्यकता है। अगर आप देखेंगे, 80 सीटों में से अखिलेश खुद 5 सीटें जीत के आए हैं। अगर वो 10 सीटें वेस्टर्न यूपी में देते हैं समाज राष्ट्रीय लोकदल को, तो राष्ट्रीय लोकदल कम से कम 6 से 7 पे जीत सकती है अगर उसको मुसलमानों का साथ मिलता है। लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि सारी सीटों पे खुद ही लड़ेंगे, 2 या 3 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय लोकदल की सहमति इस पे होगी। इससे कहीं ज्यादा सीटें तो इनको भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। तो उस पर भी इनके कार्यकर्ता, इनके नेता विचार कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी, कुमार अक्षय, कि मैं आपके पास आऊं उससे पहले लगातार हमारे दर्शक कमेंट करके अपनी राय रख रहे हैं। मैं कुछ लक्ष्मण चौहान लिख रहे हैं कि अगर जयंत चौधरी भाजपा के साथ जाते हैं तो उनके 1-2 लोकसभा सदस्य संसद में जा सकते हैं। ये उसी ओर इशारा कर रहे हैं जिधर हमारे गेस्ट इशारा कर रहे हैं। अजय तंवर सिंह हैं, वो लिख रहे हैं कि इतना तो पक्का है, जयंत छोटे लोभ में ना पड़कर लंबी पारी खेलेंगे। इनका इशारा दूसरी ओर है, शायद वो विपक्ष को इशारा कर रहे हैं अजय जी की जयंत विपक्ष के साथ जाकर लंबी पारी खेलने के मूड में है। आबिद अंसारी लिख रहे हैं कि केपी सर राइट बोल रहे हैं, वो केपी मलिक जी की बात का समर्थन कर रहे हैं। कुमार अक्षय की मैं आपके पास आता हूं कि जिस ओर इशारा हो रहा है कि जाट वोटों की सियासत, और जयंत के सामने हो सकता है ये हिचकिचाहट हो कि जाट नेता ऑलरेडी बीजेपी में तैयार हैं, तो वो उनके सामने एक चुनौती होगी कि जो वो अभी एंजॉय कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी का एक छत्र राज्य, वो उनको शायद बीजेपी में नहीं मिलेगा। लेकिन क्या जयंत जाट वोटों की सियासत कर रहे हैं? जयंत की सियासत तो पिछले 3 सालों में बिल्कुल बदल गई है। जाट वोट एक उस सियासत का हिस्सा जरूर है, लेकिन जयंत की सियासत तो वो सीनियर चौधरी साहब के पैटर्न पर है, जिस समय वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते थे या बनाते थे। मतलब वो सर्व समाज, या ये कहिए कि जो वेस्टर्न यूपी का जो डोमिनेंट जो समीकरण है, अजगर मजगर जिसकी हम बात करते हैं, उसकी ओर जयंत चौधरी बढ़ रहे हैं। और इसका सफल प्रयोग उन्होंने खतौली उपचुनाव में करके दिखाया। गुर्जर वोट, मुस्लिम वोट सबको मिलाकर उन्होंने मुजफ्फरनगर की वो सीट निकाल ली जो कि 2013 के दंगों के बाद बीजेपी के लिए काफी आसान सीट बन गई थी। तो जयंत ने तो अब इस जाट सियासत से केवल अपने आप को अलग कर लिया है ना। वो तो देश भर में एक अल्टरनेटिव जो बन रहा है, विपक्ष जो देने की कोशिश कर रहा है मोदी सरकार के खिलाफ, उसका एक सक्रिय चेहरा है। तो फिर वो क्यों महज एक जाट नेता बनने बीजेपी में चले जाएंगे, जबकि वो उन्होंने अपनी राजनीति को के फलक को विस्तार दे दिया है? देखिए, मुझे लगता है कि उनके सामने धर्म संकट है, और ये धर्म संकट बड़ा है। और वो धर्म संकट जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो वही है जिसकी चर्चा मैंने की, कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना एक पुराना जो उनके दादाजी का कमाया हुआ था उसे कुछ हद तक वो वापस लाए। याद करिए कि एक दौर था जब
जाट और मुसलमान ये दोनों कुछ इस कदर एक दूसरे से अलग हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये दोनों कभी मिल नहीं पाएंगे। लेकिन ये इसमें जयंत चौधरी का क्रेडिट है, और कि 2019 से थोड़ा बहुत शुरू हुआ, 2022 आते आते। आवाज आ रही है मेरी? कौन कर रहा है? क्या कर रहा है? आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो 2022 देख रहे आप हैं म्यूट कर नारंगी लीजिए, प्रोफेसर साहब और मलिक साहब आप म्यूट कर लीजिए। जी कुमार तो मैं कह रहा था कि 2022 चुनाव आते आते ये बहुत कुछ जेल कर गया। यानी कि जिस पॉलिटिकल एक इक्वेशन को लेकर के आरएलडी बनी चली, आरएलडी तो मूल रूप से किसानों की बात करती रही ना, और किसानों में जाट और मुसलमान और साथ साथ जो दूसरा भी ग्रेडियन वर्ग है, किसान वर्ग है, वो शामिल रहा, उसकी पॉलिटिक्स होती रही। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है कि अगर वो बीजेपी जाते हैं तो उन्हें बहुत कुछ मिलेगा, उनका पॉलिटिकल फायदा भी होगा। और ये भी सच है कि वो लगातार बीजेपी के खिलाफ जब से है तब से बहुत ज्यादा वो मजबूत भी नहीं हो पाए, लेकिन 2022 में उन्हें मजबूती मिली है। कुछ विधायक उनके जीत करके आए हैं, बेशक उसमें से कई सपा के लोग हैं जो जीते हैं, लेकिन उनकी एक इंडिपेंडेंट एक ऐसी पहचान बनी है कि उनको देश भर में एक नेता के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान सब जगह माना जा रहा है कि एक जाट नेता के तौर पर उनका उभार हुआ है, किसानों के नेता के तौर पर उनका उभार हुआ है। तो वो अभी उस मोड में है, उन्हें लगता है कि उनके पास राजनीति के लिए बहुत लंबा वक्त है, काफी आगे जाना है। लेकिन अगर वो आज सीधा छोड़ करके बीजेपी के खेमे में चले आते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो उनका बहुत कुछ छूट जाएगा। अभी तक हम लोगों ने एक वोट की तो चर्चा की कि भाई ठीक है, उनके पास उनके जाट उनके साथ रहेंगे, जो उनका कोर वोटर है उनके साथ रह जाएगा, वो बीजेपी के साथ भी आ सकता है, उसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन फिर मुसलमान तो एक बारगी उनका हाथ छोड़ देगा, तो फिर उनको प्रॉब्लम क्या होगी? उनको होगा कि ठीक है, उनको सत्ता मिलेगी, उनके वो सीट जीत करके आएंगे। लेकिन उन्होंने जो अजगर मजगर की जो बात हम लोग कर रहे हैं, जो उन्होंने बनाया है, और याद करिए किसान आंदोलन के समय से जितनी मेहनत से उन्होंने इस समाज को जोड़ा है, वो तो फिर एक बार भी टूट जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। और उन्हें भी फिर देश भर में पलटू नेता और इस तरह की उपाधियां विपक्ष की तरफ से दी जाएंगी। लेकिन ये बात सही है कि सत्ता से दूर रहना या बिल्कुल विपक्ष में बैठ करके धैर्य रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत कम नेताओं में ये चीजें देखने को मिली है। मेरा स्पष्ट मानना है कि उनके इर्द गिर्द तमाम ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बात की कि 80% लोग हैं जो चाहते हैं कि वो बीजेपी के साथ जाएं। विधायकों में 80% है जो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जाएं। तो क्या वो इस दबाव में आएंगे, या क्या वो इसी माइंडसेट में अब आते जा रहे हैं कि हाँ अब बीजेपी के साथ चले? ये तो मुझे लगता है वो लोग बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि अगर बदलेंगे भी तो तुरंत, जैसे कि हम लोग मान रहे हैं कि आसानी से बदल करके बीजेपी में चले जाएंगे, ये थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। क्योंकि इनका एक बार बीजेपी में जाकर मंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन फिर से पुनर्मूषिको भव वाली जो कहावत है कि आप फिर बीजेपी के रहमो करम पर वहां पर आपको सियासत करनी पड़ेगी। आप फिर बीजेपी के सामने खड़े होकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासत कर लें, ये बहुत मुश्किल होगा। मेरा एक चीज और मानना है कि जो बात आप लोगों ने कही कि वो विपक्ष में रहते हुए मुख्यमंत्री का चेहरा, देखिए मुख्यमंत्री सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जनाधार रख करके मुख्यमंत्री बनना कम से कम आज के समय में बड़ा मुश्किल है। ये जरूर है कि वो देश में जाटों के नेता के तौर पर आ सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ऐसे जगहों पर उनकी एक बड़ी पहचान बन सकती है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार बन जाएगा, इसमें ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि वो जो उनकी इस वक्त की पॉलिटिक्स है, देश में जिस तरीके से विपक्षी एकता की इस वक्त बात चल रही है, उसमें जिस तरीके से उन्हें प्रोमिनेंस मिल सकता है या मिल रहा है, 18 तारीख की बैठक में वो खुद कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार अगर वो बीजेपी जाएंगे, और जैसा जितने नाम आपने गिनाए, चाहे सिंधिया से लेकर आपने कई नाम हमें गिना डाले, उन सबों में की स्थिति यही है कि एक बार वो बीजेपी में आ गए, सत्ता में आ गए, ये सब कुछ चीजें हो गई, लेकिन उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी जो थी वो कहीं ना कहीं खत्म हुई। तो अब डिपेंड करता है कि क्या अपनी ये पार्टी और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के साथ आगे सियासत करना चाहते हैं, या फिर अपने लोगों की सोच के साथ कि भाई लोगों का भला करना है, हमें अपने किसानों के लिए सोचना है और मंत्री बन के हम ज्यादा भला कर सकते हैं, ये सोचना है।
तो दबाव में वो जबरदस्त तरीके से होंगे। अगर 80% विधायक और उनके लोग चाहते हैं कि वो बीजेपी जाए, तो निश्चित तौर पर उन पर दबाव होगा। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं रिफ्लेक्शन, वो उसी दबाव का रिफ्लेक्शन है कि वो कभी कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं मैं सूट सिला लूं, कभी कहते हैं कि भाई चाय पुलाव और बिरयानी, जो जिसको जो खाना है खाए, चावल किसी को खाना है तो क्यों खाए, वो खीर क्यों ना खाए। तो इशारे तो वो तमाम कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर उसी बात को कहता हूं कि मुझे बहुत जल्दी वो बीजेपी की तरफ पलटते हुए सीधे तौर पर नहीं दिखाई देंगे। हालांकि बीजेपी की कोशिश जरूर जारी है, और अगर उनके भीतर का दबाव इतना है तो वो कब तक सस्टेन करते हैं, ये देखने वाली बात है। जी, प्रोफेसर पवन, मैं आपके पास आता हूँ। जयंत चौधरी ने पिछले चुनाव जो उनके, जिसको हम जयंत चौधरी की हार बता रहे हैं, हालांकि हारा तो उसमें सब कोई, समाजवादी पार्टी हारी, बसपा हारी, कांग्रेस हारी, तो जयंत भी हारे। लेकिन जिस वोटर की बात हम कर रहे हैं, जाट वोटों की, जाट वोटों पर बीजेपी ने कुछ इस कदर कब्जा किया है कि 2014 उठा लीजिए, 19 उठा लीजिए, 90% जाट वोट जो है वो बीजेपी के पीछे लामबंद है। जयंत चौधरी भी तो इस बात को समझ रहे हैं ना कि वो वोट उनके हाथ से जा चुका है। अब वो जाटों के नेता कम से कम लोकसभा चुनाव में बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। जब अगर हम 2014 या 19 के परिणाम को देखें तो उन्होंने अपनी सियासत को बदला है। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना एक इलेक्टोरल वर्ग तैयार किया है जो जिसमें गैर जाट जातियां भी शामिल हैं। अब जबकि चुनाव की घड़ी नजदीक है और 2024 में क्या होगा ये अभी तय नहीं है, क्योंकि एक ग्रैंड अपोजिशन का नैरेटिव भी बन रहा है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु तक, हर जगह विपक्ष बीजेपी को चैलेंज करने के लिए एक सिंगल कैंडिडेट की नीति पर काम करने पर कोशिश कर रहा है, जो 2024 की तस्वीर को अभी अस्पष्ट बना रहा है कि 2024 में क्या होगा। तो कुछ महीनों के लिए मंत्री पद मिल जाए और बाद में मोदी जी सत्ता में ना आए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इस ऐसी आशंका की स्थिति में जयंत अपने उस इलेक्टोरल को जो 4 सालों की मेहनत से उन्होंने तैयार किया वो क्यों गवाएंगे, जो गैर जाट वोट उनको मिल रहा है। जी रजत भाई, 2 बातें। एक तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि चौधरी चरण सिंह साहब का जो ऑरा था वो जाटों में तो था ही, इससे इतर पश्चिम उत्तर प्रदेश में वे सभी जातियों के सर्वमान्य नेता थे, चाहे वो कोई भी था। तो उनके जमाने में पॉलिटिकल स्पेस इतना ज्यादा नहीं था कांग्रेस से इतर कि वो चौधरी साहब को कोई अमान्य कर देता। इसलिए चौधरी साहब ने अजगर बनाई, फिर बाद में अजगरम बना दी। तो चौधरी साहब उस कैपेसिटी में थे या उस क्षमता धारक थे, उनका जो ऑरा था वो इतना व्यापक था कि उनके अभाव में या उनको साथ लिए बिना कोई भी कांग्रेस से इतर अपनी सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश में सक्षम नहीं था। तो चौधरी साहब वाला फिनोमिना तो रिपीट होगा नहीं, ये तो असंभव है या दिवा स्वप्न है, एक बात। दूसरी बात, लेकिन हमें ध्यान में आता है, प्रोफेसर साहब मैं आपको टोकूंगा एक कमेंट के साथ। 2014 में जब नरेंद्र चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फैसला लिया तो कौन जानता था कि बीजेपी 2014 वाला करामात करेगी, उत्तर प्रदेश में 72-73 सीट जीतेगी। कौन जानता था कि जब 2019 का चुनाव होगा तो बीजेपी अपने टैली को 300 ले जाएगी। ये तो राजनीति तो चमत्कार होते रहते हैं ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से मने नहीं कर रहा, सहमति नहीं अपनी ऊपर दर्ज करा रहा हूं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर जयंत चौधरी साहब को लेकर। देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं। मलिक साहब ने भी कहा कि उनके जीवन संबंध संपर्क हैं पार्टी के कई विधायकों से। हम विभाग की तरफ से कई बार क्षेत्रों में जाकर राजनीतिक सर्वे करते हैं। हमारे विभाग का फील्ड स्टडी जो है वो परमानेंट फीचर है। तो वहां पर जो परंपरागत वोटर है, जिसको मैंने कहा प्रतिबद्ध मतदाता, कमिटेड वोटर जो है, वो वरिष्ठ आयु वर्ग का है। वो कहता है कि भाई हम तो भाजपा सरकार की बहुत सारी तारीफें करता है वो, लेकिन वो ये कहता है कि भाई वोट तो हम नलके पे डालेंगे। लेकिन उन्हीं परिवारों में जब हम युवा बच्चे और बच्चियों से बात करते हैं तो वो मुस्कुराकर कहते हैं कि नहीं, हमें तो मतलब कोई परेशानी नहीं है भाजपा से। तो एक ये जो फिनोमिना डेवलप हो रहा है उस बेल्ट में, जो बेल्ट चौधरी साहब की बिल्कुल कर्मस्थली रही है, तो ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना मैंने आपसे पहले भी कहा कि कमिटेड वोट तो पड़ेगा आरएलडी को, निश्चित ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन वो वोट सीट में परिवर्तित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यह प्रश्न चिन्ह लगाता है क्षेत्र का सामाजिक और राजनीतिक सर्वेक्षण। क्योंकि भाजपा की जो सरकार 2009 से केंद्र में है और 2017 से राज्य में है, इस सरकार ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई मिथकों को तोड़ा है। जैसे मैंने आपसे कहा, कुमार भाई ने पिछली बार जब यूपी में चुनाव हो रहे थे तो भी मुझे एक दिन कार्यक्रम में जोड़ा था। मैंने तब भी कहा था, इन्होंने तब भी यही बात कही थी कि पश्चिम प्रदेश में जाट मतदाता किसके साथ जाएगा। मैंने कहा था कि जाट मतदाता विकास के साथ जाएगा। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैंने कहा मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, मैं जिस प्रकार से बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिस प्रकार से बच्चियों की आंखों में मैं एक चमक देखता हूं बदलते हुए परिवेश की, वो चमक कुछ बताती है और वो कहती है कि निश्चित ही 2014 के बाद में जो पॉलिटिकल फिनोमिना है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदला है और 2017 के बाद तो उसने नए आयाम विकसित किए हैं। उन नए आयामों में दूर दराज से आने वाली बच्चियों ने अपने सपनों की पूर्ति को देखा है। मैं बार बार कहता हूं कि विकास के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ी उपलब्धि है और वो उपलब्धि ही चौधरी साहब के वोटों को सीटों में कन्वर्ट नहीं होने दे रही। यदि चौधरी साहब भाजपा के साथ गठबंधन बनाते हैं तो वो दूरगामी परिणाम लाने वाला होगा। अभी भाजपा ने 4 राज्यों के नए अध्यक्ष बनाए हैं, 2 राज्यों के पार्टी अध्यक्ष जो हैं वो नॉन भाजपा की बैकग्राउंड से आते हैं। तो क्या पता कल को उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब का भविष्य पूरे उत्तर प्रदेश को नेतृत्वकर्ता के रूप में प्राप्त हो जाए। देखिए, सब कुछ भविष्य की संभावनाओं के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन हम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते जब संभावनाओं को विश्लेषण करते हैं, किसने सोचा था कि 1.5 साल पहले भाजपा में आने वाले सुनील जाखड़ साहब पंजाब इकाई के अध्यक्ष बन जाएंगे? किसने सोचा था? हो सकता है यूपी में भी ये परिदृश्य निर्मित हो जाए। तो चौधरी साहब को पवन जी मैं एक बार आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा। देखिए, किसने सोचा था कि 25 अकाली दल बीजेपी के साथ, बीजेपी ताकतवर होने के बाद उसे इस कदर दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दे। किसने सोचा था कि बीजेपी का सबसे नेचुरल साथी शिवसेना महाराष्ट्र में 40 साल के साथ के बाद बीजेपी ताकतवर होने के बाद उसे दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दे। और यूपी में तो बीजेपी पहले से ताकतवर है। भाई साहब, मैं थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित कर लूं, भाजपा ने दोनों ही पार्टियों को नहीं निकाला। यदि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, अकाली दल ने अपने से गठबंधन से अलग होने का प्रयत्न किया था और शिवसेना ने भी। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बीजेपी का यदि आप इतिहास उठा के देखेंगे संवित सरकार के जमाने से, मैंने इसलिए बड़े चौधरी साहब का उल्लेख किया था 1967 में, बड़े चौधरी साहब के जमाने से संविधित सरकारों में जब से जनसंघ और बाद में भाजपा शामिल हुआ है, तो आपको पता है बिहार में लंबे समय तक ज्यादा सीट होने के बाद भी भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन को चलाया लंबे समय तक। मैं फिर आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो फिनोमिना है और जो जनमानस की इस समय जो मांग है, ये जो मानसिकता बन रही है, वो स्थैर्य, सामाजिक सुरक्षा और चौधरी साहब के सपनों को साकार करने की एक जो हाइपोथेसिस डेवलप हो रही है, उस दृष्टिकोण से पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखा जाना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, भाजपा के साथ यदि गठबंधन का हिस्सा चौधरी जयंत चौधरी बनते हैं तो निश्चित ही उनको 5-7 सीटों पर बात होगी और निश्चित ही जब 5-7 सीटों पर बात होगी तो 4-5 सीट उनके खाते से जीती जाएंगी और जो विशुद्ध रूप से उनके कार्यकर्ताओं को, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे नल के विधानसभा के चुनाव में हुआ कि 10 सीट मान लो मिली या 12 सीट मिली, उनमें से 4-5 सीट तो नलके पे लड़े, लेकिन वो उनके कार्यकर्ता नहीं थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब को इस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए कि अपनी परंपरागत सीटों पर अपने प्रतिबद्ध मतदाता को यदि परिणाम की स्थिति तक लाना है तो आज की तारीख में उनको भाजपा के साथ जाने में लंबा फायदा दिखता है। ऐसा मैंने फिर कहा, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं और विद्यार्थियों से बहुत सारी बातें मैं राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते करता हूं। तो जो क्षेत्र का जनमानस है वह चाहता है कि चौधरी साहब, मुझे ये पता नहीं कि क्यों वो इतना इफेंट बट हो रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा, उसके 2 कारण हो सकते हैं कि एक तो उनकी पार्टी में स्पेस की कमी और दूसरे जिस पार्टी के साथ वो गठबंधन करना चाहते हैं वहां भी स्पेस की कमी हो सकती है।
ठीक है, हम कोई भी बात खुले रूप में यहाँ पर कह नहीं सकते क्योंकि हम भविष्य वक्ता नहीं है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को जितना हम समझते हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भविष्य की संभावनाएं जो है वो भाजपा के साथ गठबंधन में निहित है, वो ज्यादा मुझे लगता है सुपरिणामकारी होंगी। काफी अहम बातें कही प्रोफेसर साहब ने, चूंकि कह रहे हैं कि मैं बताता हूं ये इफेक्ट बट क्यों है, आप अपनी बात कीजिए फिर मैं सवाल ले लूंगा। जी जी देखिए नीरज जी, अगर आप देखें जो जाट समाज में हमारे युवा मतदाता हैं वो कभी भी इतनी आसानी से मुजफ्फरनगर के दंगे को नहीं भुला सकते। वो कहीं ना कहीं उस दंगे का दोषी समाजवादी पार्टी को समझते हैं। और आप ये भी देखिए कि जब जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन आरएलडी का होता है, वोट पड़ता है, तो वोट फीसद बहुत कम होता है, 2-4% होता है। मलिक साहब, मैं एक बात बस ऐड करूंगा, युवा मतदाता नहीं, हमने तो सर्वेक्षण किया जो वृद्ध इनका परंपरागत मतदाता है उसके मन से भी 2013 के दंगे की टीस गई नहीं है अभी भी, वो कहता है इस बात को। जी जी बिल्कुल। दूसरी चीज देखिए, जाट समाज के मतदाताओं का मानना यह है नीरज जी कि अगर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और पहले से जो उनकी लीडरशिप डेवलप हो गई है जाट समाज की, तो वो अकेले बैल है भाजपा के पास, तो एक और बैल, बड़ा बैल चला जाएगा जयंत चौधरी, और जब जुताई होगी तो उसमें फसल अच्छी होगी, ये जाट मतदाताओं का मानना है। तो इसलिए लोगों को नहीं लगता कि जयंत चौधरी के जाने में वहां कोई बुराई है, जयंत चौधरी को जाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जैसा कि हमने बताया कि जयंत चौधरी राजनीति में कोई भजन करने के लिए तो आए नहीं है भाई, वो भी सत्ता में रहने के लिए आए, सियासत करने के लिए आए, और सियासत तभी आप कर पाएंगे जब सियासत में मजबूत होंगे। जैसा कि अभी बताया कि कल को अगर गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है और भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तो अगर उनके पास 5 से 7 एमपी रहेंगे तो वो कांग्रेस की सरकार में समर्थन कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तमाम लोग करते हैं। पासवान का ये रहा है, चौधरी साहब का आरोप तो अजीत सिंह पे जरूर लगते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो हर सत्ता में रहे। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, वो उनका साथ ये होता था कि वो लास्ट में बिल्कुल जाते थे। 2012 में कांग्रेस में गए तो कांग्रेस चली गई, नहीं तो उनका 10-11 साल कम से कम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन रहा और सरकार में कांग्रेस थी। तो जिस तरह से कल को अगर सत्ता बदलती है, अगर वो मजबूत है तो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, अगर वो मजबूत ही नहीं रहेंगे तो वो कहां किसी गठबंधन के साथ चले जाएंगे या नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। जी जी चलिए, कुमार अभिषेक, एक और ये मानकर चल रहे हैं कि विपक्ष का जो गठबंधन है वो अखिलेश की अगुवाई में ही होगा, लेकिन एक और सिनारियो, एक और परिदृश्य को लेकर यूपी के सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है, वो ये कि एक गठबंधन माइनस अखिलेश भी बन सकता है। खुद मलिक साहब या प्रोफेसर शर्मा मेरी बात की तस्दीक करेंगे, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में जयंत चौधरी के नेताओं के सूत्रों के हवाले से यह छपता है कि हमारा तो नेचुरल, हमें तो कांग्रेस के साथ जाने में फायदा है, हमें तो मायावती के साथ जाने में फायदा है। कुमार अभिषेक, क्या आपको लगता है कि मायावती के साथ कांग्रेस और जयंत चौधरी का एक गठबंधन यानी माइनस अखिलेश भी एक गठबंधन बन सकता है जिसमें जयंत चौधरी अपनी संभावनाएं तलाश सकते हैं? देखिए, संभावनाएं तो सियासत में हमेशा होती हैं और संभावनाएं कुछ भी हो सकती है, लेकिन जिस संभावनाओं की तरफ आप इशारा कर रहे हैं या जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन हो सकता है, तो ये भी एक प्रबल संभावनाओं की तरफ बढ़ती हुई दिख रही। हो सकता है कि अगर अखिलेश से वो इतने असहज हैं कि अखिलेश जब मीटिंग में जाते हैं तो उसमें किसी बहाने से जयंत नहीं जाते, अखिलेश का जन्मदिन है तो जयंत विश नहीं करते। अखिलेश और जयंत की आखिरी मुलाकात मुझे लगता है काफी वक्त पहले हुई है, और अखिलेश जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंपेन में गए तब भी जयंत उनके साथ नहीं रहे। तो दोनों के बीच एक असहजता तो है, लेकिन जो एक फेस दिखाना है वो यूनाइटेड विपक्ष का दिखाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन जब दूसरी बात आती है कि क्या सचमुच कोई दूसरा गठबंधन आकार ले रहा है, तो देखिए मायावती एकदम से नितांत अकेले जाएंगी 2024 में, मुझे तो ये नहीं लगता। मेरा मानना है कि मायावती भी अब अपने रास्ते टटोल रही है। मायावती का भी एक चैनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुला हुआ है और कांग्रेस के कई सारे लोग उनके नेताओं के संपर्क में भी हैं, ये भी बात फैक्ट है। मायावती ने अपना पूरा इस वक्त कैंप ऑफिस एक तरीके से दिल्ली में उन्होंने कर लिया है। और आप याद करिए कि 2019 में जब सपा के साथ गठबंधन हुआ था तब भी मायावती बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश दिल्ली में थी
और अखिलेश यादव उनसे दिल्ली में उनके घर पर मिलने गए थे और तब ये गठबंधन फाइनल हुआ था। तो मायावती अभी लंबे समय तक रहेंगी दिल्ली में। तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन को लेकर बातचीत हो सकती है, गठबंधन को लेकर जो संभावनाएं टटोली जा रही हैं, वो दिल्ली में बैठकर आसानी से हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में अगर कोई दूसरा नेता आता है तो फिर ये खबरें लीक हो जाएंगी। तो मायावती अब गठबंधन के मोड में आ रही है। तो क्या वो आरएलडी और कांग्रेस के साथ जाएंगे? तो जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस के साथ चैनल खुले हैं, क्या ये हो सकता है? अब इसमें बहुत कुछ अखिलेश यादव पर निर्भर करता है। रही बात आरएलडी की, देखिए आरएलडी के लिए अखिलेश यादव इंपॉर्टेंट नहीं है। मुसलमान वोट कौन होल्ड कर सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो इंपॉर्टेंट है। अगर बसपा और कांग्रेस और आरएलडी एक साथ आती है तो उनका जो अपना वोट बैंक है वो तो उनके साथ रह सकता है, ठीक है। अखिलेश यादव को अगर छोड़ भी देंगे तो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का भी वोट है। लेकिन जब सीधे सीधे लड़ाई आएगी तो फिर मुसलमान ये नहीं सोचेगा कि हम अखिलेश को ही वोट करें, वो फिर ये सोचेगा बीजेपी को कौन हरा रहा है। तो ये एक संभावना है। और जिस तरीके से आरएलडी के नेताओं के बयान आए हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी को लेकर के, जिस तरीके से कांग्रेस पर सॉफ्ट की, जैसे अब कांग्रेस ने बैठक बुलाई है तो उसमें जा रहे हैं जयंत, नीतीश कुमार ने बुलाई तो नहीं गए। अब ये अलग बात है कि पारिवारिक वजह उन्होंने बताई, लेकिन कांग्रेस जब बैठक बुला रही थी उसमें जयंत जा रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। तो कांग्रेस के साथ उनके चैनल हैं, उनके खुले हुए। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए थे तो उसमें जयंत चौधरी की पार्टी के लोगों ने स्वागत किया था। तो कांग्रेस के साथ एक रिश्ता खुला हुआ है और कांग्रेस जयंत एक होते हैं। और मायावती अगर उसमें कहीं से इस गठबंधन में आने की उनके तरफ से होता है तो निश्चित तौर पर या तो कांग्रेस आरएलडी और सपा का गठबंधन होगा, या कांग्रेस आरएलडी या बसपा का गठबंधन होगा। और एक अल्टीमेट सिनेरियो ये भी हो सकता है कि चारों का गठबंधन हो जाए। ये सब कुछ अभी संभावनाएं हैं, लेकिन जिस गठबंधन की ओर आपने इशारा किया वो भी संभव है। और मुझे लग रहा है कि अगर चाहे बसपा से पूछा जाए या फिर आरएलडी से पूछा जाए या फिर कांग्रेस से पूछा जाए तो तीनों इस गठबंधन को लेकर ज्यादा सहज हैं बनिस्बत की समाजवादी पार्टी के साथ। बिल्कुल। प्रोफेसर शर्मा, क्या ये दलित हाँ बताइए बिल्कुल। देखिए नीरज जी, इसमें दो चीजें हैं। अभी एक राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता का मेरे को मैसेज आया है। उन्होंने ये कहा है कि देखिए आज जो चंद्रशेखर आजाद हैं उनसे काफी नजदीकियां जयंत चौधरी की हैं और काफी लंबे समय से एक साथ हैं वो। अगर बसपा के साथ जयंत चौधरी का गठबंधन होता है तो वो नुकसान भी उनके साथ हो सकता है कि शायद वो ना जाएं। दूसरा, उन्होंने ये भी लिखा है कि गन्ने का रेट 400 रुपए क्विंटल करवा सकते हैं। 12 तुगलक रोड, जहां पे चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह की आत्मा रहती है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जाने से मिल सकता है। तो जाट मतदाता ये भी सोचता है कि जयंत चौधरी अगर भाजपा जाते हैं तो ये सारी चीजें भी उनको मिलती हैं और उससे कहीं ना कहीं उसका जनाधार बढ़ेगा, ऐसा भी लोगों की सोच है जी। 12 तुगलक रोड, तो मलिक साहब आपको याद होगा कि वेंकैया नायडू की चिट्ठी पे किस कदर चौधरी अजीत सिंह को वहां से उन लोगों ने मतलब वहां से उन्हें जाना पड़ा था। हुई है जी, भावनाएं जुड़ी है लोगों की। बिल्कुल। थोड़ा वक्त का तकाजा है, इसलिए हमें ये चर्चा बड़ी दिलचस्प चर्चा फिलहाल इसे अंजाम देना होगा। दोस्तों, हमने आपसे YouTube पर एक सवाल पूछा था जिसमें सीधा सवाल था कि जयंत चौधरी किसके साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ या विपक्ष के साथ। ये दो ऑप्शन थे। तो इसमें 34% लोगों का ये मानना है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे और 66% लोग ये कह रहे हैं कि वो विपक्ष के साथ बने रहेंगे। अब यहां पर विपक्ष जो है वो दो अलग अलग उसके चेहरे हो सकते हैं। एक चेहरा अखिलेश यादव की अगुवाई में और एक चेहरा माइनस अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस और जयंत चौधरी का भी हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार हर दिन राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। नए साथी बनेंगे आने वाले दिनों में, नए गठबंधन बनेंगे, पर्दे के पीछे नई राजनीतिक गतिविधियां पकेंगी और राजनीति की ये खिचड़ी किसे कितनी भाएगी, किसे कितनी जलाएगी, ये हम यूपी तक की नजर इस पर तमाम चीजों पर बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए केपी मलिक, प्रोफेसर शर्मा, कुमार अभिषेक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।